भूत यज्ञ शाक्त और नाथ संप्रदाय में प्रचलित था, ये क्वेश्चन का आंसर गलत है, इसमें 0 नंबर मिलेंगे। ऋग्वैदिक काल से ही हमको इसकी जानकारी मिलती है। सभी प्राणियों के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए इस यज्ञ का वो किया जाता था, ऐसा लिखना चाहिए था अपन को। क्वेश्चन नंबर 1B दिया हुआ है संस्कारों के बारे में, जो 16 संस्कारों की चर्चा मिलती है हमको, ठीक है, इस पर नंबर मिल सकते, थोड़े से और बेहतर अपन लिख सकते थे, 3 में से 3 मिलेंगे। मध्यकालीन प्रमुख कृति ये लिखने की बजाय सीधा सीधा अपन लिख देते तारीख फिरोज शाही, यहाँ पर पूछा गया था, राइटर का नाम लिख देते अपन, फिरोज शाह तुगलक इत्यादि वगैरह उनके काल में, इसमें हमको ये वर्णन मिलता है, तो थोड़ी सा एक और अच्छा होता, 2 नंबर। अश्वघोष रचना शाखा बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है, सही है, 3 में से 3 नंबर मिलेंगे। सिटी ऑफ जॉय मांडू, मांडू के बारे में, मालवा के बारे में जानकारी दी। राइटर का नाम भी लिख देते, गुलाम याजुद्दीन की कृति है ये, है ना, गुलाम याजुद्दीन की, तो इसमें पूरे 3 में से 3 नंबर अपन को मिल जाते, 2 नंबर। अष्टदिग्गज छत्रपति शिवाजी महाराज के 8 प्रमुख मंत्रियों को कहा जाता था, ठीक है, वेरी गुड, 3 में से 3 नंबर मिलेंगे अष्टदिग्गज को। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना महत्वपूर्ण भूमिका, उदारवादी स्वतंत्रता सेनानी, सही है, 3 में से 3 दिए जा सकते हैं। कलकत्ता षड्यंत्र अंग्रेजी शासनकाल गोरखान फेंकने के लिए उग्रपंथी नेताओं द्वारा, जैसे बारीनाथ घोष, नहीं, अरविंद घोष जी का नाम मिलता है, हालांकि इनका भी नाम था, ठीक है, 2 नंबर। ईयर वगैरह दे देते, कब की बात है, कलकत्ता षड्यंत्र केस कब का कहलाता, 1907 आसपास, थोड़ी सा तो ज़्यादा बेहतर होता। 3 नंबर भी मिल सकते इसमें और 2 नंबर भी मिल सकते हैं। बसीन की संधि अंग्रेज और मराठा के मध्य हुई है, जिससे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ, ये नहीं था, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ होता है इस संधि से, ऐसा लिखना चाहिए। फिर भी इसमें यह है कि हाँ, शुरुआत जो आपने फर्स्ट लाइन लिखी हुई है इनके मध्यवर्ती, तो इस कारण से 1 नंबर आपको दिया जा सकता है वहाँ पर। भीमबेटका गुफाएं मध्य पाषाणकालीन स्थल, मध्य प्रदेश के राजस्थान स्थित, विश्व विरासत, ठीक, सही है ये। एक्चुअली जो लिखा ना मध्य पाषाणकालीन, ये थोड़ा सा गलत है, ठीक है, फिर भी एग्जामिनर चला सकता है। संग्राम शाह गोंडवाना रियासत से संबंधित लिखना चाहिए, प्रमुख शासक कहलाते हैं गोंडवाना जबलपुर के आसपास के क्षेत्र, तो उसमें अच्छे नंबर दे देता आपको। नेक्स्ट में जाते हैं, जिसमें आपको 3 नंबर भी दे सकता है, वो 2 नंबर भी दे सकता है, डिपेंड करता है कि एग्जामिनर किस तरीके से चीज़ों को देख रहा है। एम.एन. रॉय भारत में कम्युनिस्ट पार्टी विचारधारा के संस्थापक, ठीक है, संविधान सभा के गठन का विचार दिया, 3 में से 3 नंबर। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, राष्ट्रकवि, राष्ट्रगान लिखा, शांति निकेतन की स्थापना, 3 में से 3, काफ़ी बड़ा लिख दिया अपन ने इनमें ना, लाइनें ज़्यादा हो गई। जैन धर्म के 3 रत्न, 3 में से 3 नंबर। चलिए नया क्वेश्चन शुरू हुआ 2A, इसको आपको शुरू करना चाहिए नेक्स्ट पेज से, है ना, यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये वाला जो पेज है ना छोड़ देना चाहिए था, आपको अगले पेज से स्टार्ट करना था। मेंस की कॉपी में तो हालांकि क्वेश्चन मैं आपको लिख कर आएगा वहाँ पर, और क्वेश्चन के नीचे जगह दी होती वहीं पर उत्तर लिखना, तो हालांकि यहाँ चलाया जा सकता है, फिर भी आपने स्पेस छोड़ा है, ये काफ़ी अच्छा है, इससे समझ में आता है। समुद्रगुप्त के बारे में पूछा था 50 वर्ड में, गुप्त वंश सबसे प्रतापी, ठीक है, तीन तरह की विजयों के माध्यम से, ठीक है, धर्म विजय, असुर विजय, ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफाइड करके अपन नाम दे देते, 3 प्रकार की कहलाती हैं, ये नाम नहीं है धर्म विजय, असुर विजय, उत्तरापथ विजय, दक्षिणापथ विजय, उत्तरापथ की 2 बार विजय करते हैं वो, तो ये नाम वहाँ पर दिया रहता है, तो इस टाइप से देना चाहिए, फिर भी अच्छा लिखा हुआ है। 5 नंबर का रहते हैं ये, इसमें मान के चलिए आपको इतने में 3 से 4 नंबर मिलेंगे। जैन धर्म के 5 महारत्न, जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी, 24वें तीर्थंकर, ठीक है, पूर्व 24 तीर्थंकरों ने, पूर्व 23 तीर्थंकरों ने, ठीक है, दिए हुए थे, ये थे, 5वां महावीर स्वामी ने इसमें ये जोड़ा, जीवन में संयम, ठीक है, इसके तहत बता देते विवाह इत्यादि वगैरह ना करना, संसार को ऐसा सम्मान, तो ये थोड़ी सा और अच्छा हो जाता, फिर भी अच्छा लिखा हुआ है, 3 से 4 नंबर मिल सकते हैं, डिपेंड ऑन एग्जामिनर की किस तरीके की उस समय वो देख रहे हैं चीज़ों को। बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग एशिया के ज्योतिपुंज कहा जाता है, बहुत अच्छी लाइन आपने लिखी है, फुल स्टॉप। बुद्ध की शिक्षा और मध्यमार्थी वर्गीकरण, यह वैश्विक धर्म बन गया, इस हेतु महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताया, सम्यक ज्ञान, सम्यक वाक, सम्यक कर्तव्य, आजीविका, आत्मनियंत्रण नहीं था, व्याख्या कर दी,
उचित मानसिक चेतना, सम्यक ध्यान, सम्यक विचार। समाधि वगैरह आपने नहीं दिया, थोड़ा सा हौच पौच हो गया है, फिर भी ठीक है, 3 नंबर। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी के द्वारा रचित प्रमुख महाकाव्य, ठीक है, कालिदास और गुप्तकालीन, ठीक है। बताना चाहिए था प्रबंध काव्य है, नाटक है, क्या है, तो बताना चाहिए, थोड़ी सा और अच्छा नंबर मिलता अपन को, 2 नंबर। विश्व धरोहर स्थल पूछा था आपसे, यूनेस्को द्वारा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मिक्स श्रेणियों में, ठीक है, मिश्रित लिख देते हैं उस चीज़ को, चल जाएगा मिक्स भी। महत्वपूर्ण स्थानों, वन्यजीव अभ्यारण्यों, विश्व विरासत स्थलों का दर्जा दिया जाता है। हाल ही में कुछ धौलावीरा, धौला की स्पेलिंग, औ की मात्रा, भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। फुल स्टॉप लगाइए। भारत में कुल, ठीक है, रिपीट हो गई ये वाली बात। मध्य प्रदेश में 3 दिए हुए, इसको करंट से अपडेट करिए, अब 5 हो गए हैं, ग्वालियर और ओरछा, ठीक है, अच्छा लिखा है फिर भी, 4 नंबर। गुप्तोत्तर काल में उत्तर भारत में राजनीतिक में हर्ष ने अपनी समझदारी से, हर्ष के बारे में पूछा था इसमें, हर्ष का मूल्यांकन, ये था क्वेश्चन पेपर, तो हर्ष का मूल्यांकन पूछा 2G में। तो अपन ने बताया गुप्तोत्तर काल में, ठीक है, सावंत वंश में कोई प्रश्न नहीं किया गया, उसका राज्य उसकी मृत्यु उपरांत विकसित हो गया। अच्छा नहीं लिखा है ये, लिखा काफ़ी बड़ा बट उतना अच्छा नहीं है, सतही टाइप का लिखा, थोड़ी सा बेहतर तरीके से लिखना चाहिए था। कलचुरी वंश राजपूतों की कई शाखाओं में से जिन्होंने गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया, ठीक है। गौड़ जनजाति, गौड़ जनजाति शब्द कौंड शब्द से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है, ठीक है, यह भारत के विभिन्न पाई जाती है। मध्य प्रदेश सबसे बड़ी दूसरी जनजाति है। मध्य प्रदेश में इनका संख्या मुख्यतः दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में है, जिन्हें प्रदेश राजवंश दिया गौड़ वंश करके नाम से प्रसिद्ध है। प्रमुख रानी दुर्गावती है, ठीक है, काफ़ी अच्छा। 4 जनजाति के बारे में पूछा हुआ है, तो बता देते प्रतिशत कितना क्या माना जाता है, ये चीज़ें थोड़ी सी अपन बता देते हैं। प्रमुख त्यौहार, उत्सव, कोई खास बात, वो पॉइंट बताना चाहिए था। अपन हिस्ट्री पे चलेगा, 50 वर्ड बहुत कम होते हैं, ख़त्म हो जाएंगे उतने में, अपन फिर ज़्यादा इतिहास उठाएंगे तो। नेक्स्ट था आपका वीर सावरकर, आधुनिक भारत के राष्ट्रवादी स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका भाई, ठीक है, क्रांति, ठीक है। पुस्तक का नाम आपको एग्जैक्टली देना था, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ठीक है, फिर भी 4 नंबर। राजा हर्ष की उपलब्धियों के आधार पर उसका मूल्यांकन कीजिए। 3A में लॉन्ग क्वेश्चन भी था आपको ये। हर्ष पर 2 क्वेश्चन थे, 50 वर्ड्स वाला भी था और ये वाला भी था 200 वर्ड्स। यहाँ से आपने आंसर शुरू किया हुआ है, ठीक है। विश्वभूति वंश का शासक था, फुल स्टॉप। हर्ष ने थानेश्वर की स्पेलिंग गलत है, आधा शासक कर का आता है वो। हरियाणा में राज किया तथा उत्तर पश्चिम सुरक्षा पंक्ति को मजबूती प्रदान की, फुल स्टॉप। गुप्तों के पतन के बाद बहुत से छोटे छोटे राज्यों को उदय हुए, जिनमें से हर्ष महत्वपूर्ण था। हर्ष एक विद्वान शासक था, उसके दरबारी कवि बाणभट्ट, वेरी गुड। संगीत कला साहित्यकार, चीनी यात्री भारत आए, नाम बता देते अपन। हाथ से हर्ष होता, हाथ से हिंसांग होता है। हर द्वार उत्तर भारतीय कोई को यूनिफाइड करने, एकीकृत लिखना चाहिए, ठीक है, चला सकते हैं, बार बार इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे यूज़ नहीं करें। परंतु सामंतवादी तत्वों पर उसके द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, ठीक है, ना ही उन सामंतों पर नियंत्रण के जो बढ़ावा दे रहे थे, ठीक है। उसके बाद मृत्यु, राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई और ऐसा ऐसा हुआ, सुरक्षा पंक्ति टूट गई, जिसके कारण भारत पर अरबों के आक्रमण शुरू हो गए, और ये उनके, ठीक है, फिर भी काफ़ी ठीक लिखा, इसमें और डिटेल लिखी जा सकती थी। 200 शब्द के लिए कहा था, 200 शब्द से लगभग नियरेस्ट पहुंच रहे हैं, और अच्छे से इसको डेवलप करिए। ये थोड़ा सा कमज़ोर उत्तर में कहूँगा, शुरुआत का यहाँ तक का पैराग्राफ जो था ना आपका, ये काफ़ी अच्छा था, इसके बाद से बिखर गया है उत्तर। फिर भी 11 में से मान के चलिए कि इसमें 7 नंबर तक दिए जा सकते हैं। जिस प्रकार से ये शुरुआत का पैराग्राफ आपने बंधा हुआ लिखा, इसी को और व्याख्या करते ना, तो इसी पर आपको 8, 9, 10 नंबर तक मिल जाते। 3B था मुगल साम्राज्य की स्थापना, देखते हैं क्वेश्चन पेपर क्या था। 3B था आपका मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे तथा औरंगजेब इसके लिए कहाँ तक उत्तरदायी था।
मुगल समाज की स्थापना तुर्क मंगोल शाही वंश बाबर द्वारा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मुगलों के उत्थान में अकबर द्वारा राजनीतिक सूझबूझ और राजपूतों के साथ संबंध वेरी गुड मनसबदारी के माध्यम से हुआ। अकबर द्वारा मनसबदारी और जागीर, ठीक है। थोड़ा सा नकारात्मक, हाँ। जागीरदारी का खालसा भूमि, खालसा, ठीक है। खालसा भूमि नहीं कहा जाता था उसको। जागीरदारी व्यवस्था तथा शासन प्रशासन के पुराने ढंग ने शासन व्यवस्था को कमजोर कर दिया, परंतु औरंगजेब की स्पेलिंग चेक करेंगे। मुगल साम्राज्य की साख और सेना भी बहुत मजबूत थी। औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था? मराठा दक्कन नीति की दूरगामी नकारात्मक परिणाम सामने आया औरंगजेब के शासनकाल में। 10वें गुरु, ठीक है। मतभेद मुगलों के, ठीक है। हस्तक्षेप कांड, शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हुई, बाल लिख दिया अपन ने ये। औरंगजेब के जीते जी उसका शासन चलता रहा, परंतु जैसे ही मृत्यु हुई, ठीक है, इस कारण पूर्णतः समाप्त हो गया। चलिए अब देखें अपन इस चीज़ को, क्वेश्चन को दोबारा। क्वेश्चन आपसे पूछा मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण क्या थे, ठीक है, और इसके लिए औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी था। क्वेश्चन ये है। आप जबकि अपन यहाँ देखें तो अपन ने कारणों पर आने में काफ़ी समय लगाया। इसको बल्कि ये करना था कि पॉइंट वाइज लिखना चाहिए था। एक इंट्रो बना लेते और सीधे आ जाते मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। कारण नंबर 1 जागीरदारी व्यवस्था, कारण नंबर 2 राजस्व व्यवस्था में कमजोरी आना, कारण नंबर 3 भूमि संकट की समस्या होना, कारण नंबर 4 हमने बताया कि साहब औरंगजेब के द्वारा अपनाई गई विभिन्न प्रकार की नीतियाँ, धार्मिक नीतियाँ उसकी, ठीक है। औरंगजेब या मुगल काल का उमरा वर्ग या रिच वर्ग, संपन्न वर्ग, देश में कृषकों की स्थितियों का अच्छा ना होना, तो ये सब कारण अपन को बताने चाहिए थे, ठीक है। योग्य उत्तराधिकारियों का ना होना, प्रशासनिक व्यवस्था का अत्यधिक विकेंद्रीकरण होते चले जाना, तो ये सब कारण अपन बताते, पॉइंट वाइज बताते, और उसके बाद में फिर आपको ये वाला पॉइंट उठाना चाहिए था, औरंगजेब कहाँ तक उत्तरदायी। तो औरंगजेब कैसे उत्तरदायी? पहली बात तो उसने अकबर के काल की चली आ रही सुलह कुल की नीति और धार्मिक नीतियों को पलट दिया। तो इस कारण से वो जहाँ अकबर या पूर्ववर्ती मुगल शासक सभी को मित्र बनाकर और अपनी साख को मजबूत बनाकर काम कर रहे थे, वहीं औरंगजेब ने क्या किया है कि सभी को अपना शत्रु बनाना प्रारंभ कर दिया था। तो इसके कारण क्या हुआ, मुगल कमजोर हुए, राजपूतों को अपना शत्रु बना लिया, दक्षिण में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप किया, शिवाजी के साथ संबंध उन्होंने कमज़ोर किए, खराब किए। तो उसके कारण क्या हुआ, उपद्रवों की स्थिति होने लगी। आर्थिक कारण भी विभिन्न प्रकार के विद्रोहों के लिए जिम्मेदार थे, परंतु औरंगजेब इन पर नियंत्रण ना रख सका। तो यदि देखा जाए तो जागीरदारी संकट, जागीरदारी प्रथा, मुगल काल का उमरा वर्ग, औरंगजेब के द्वारा अपनाई गई नीतियाँ, इन सभी के सम्मिलित प्रभावों से मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। इसमें यदि देखा जाए तो औरंगजेब के द्वारा जो नीतियों में परिवर्तन किया है पूर्ववर्ती नीतियों में, उसके कारण उस पतन में तीव्रता आई। यही वजह है कि उसके मृत्यु के कुछ ही समय पश्चात में यह पतन बहुत तीव्र गति से होने लगा। औरंगजेब एक कुशल शासक या कुशल प्रशासक साबित ना हो पाया और आगे या भविष्य के लिए एक अच्छी नींवें ना रख पाया, और लगातार उसके काल में जिस प्रकार से विद्रोह हुए उनका दमन ना किया जा पाना, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को मजबूत ना किया जा पाना, इन सब चीज़ों के लिए एक प्रशासक के रूप में औरंगजेब को उत्तरदायी मानना चाहिए। साथ ही साथ उसके धार्मिक पूर्वाग्रह इत्यादि ने कहीं ना कहीं उसकी छवि को ख़राब किया, मुगलों की छवि को ख़राब किया। ना केवल उस ज़माने से लेकर आज तक मुगलों की छवि उसके कारण काफ़ी ख़राब मानी जाती है। तो इस दृष्टि से हम कह सकते हैं कि विद्रोहात्मक प्रवृत्तियों का जन्म हुआ और छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य उभरे और इस प्रकार से मुगल साम्राज्य का पतन हो गया साहब। तो ये थोड़ी सा पॉइंट अपन को बताना चाहिए था। अगला प्रश्न था यहाँ पर, अकबर का दीन इलाही क्या था, उसके बारे में बताना था आपको। अकबर द्वारा सन 1982 में, हो गया बाय मिस्टेक, हो जाता 1582, वो एक नया धर्म चलाया गया। पहले ही आपने कंक्लूजन लिख दिया कि एक नया धर्म चलाया, ठीक है, जिसे दीन इलाही कहा गया। दीन इलाही का अर्थ होता है एक ईश्वर। इसमें क्वेश्चन है कि दीन इलाही क्या है और आज ये क्यों प्रासंगिक है ना। तो देखते हैं, चलिए इसमें आंसर।
संतुष्ट, ठीक है। ठीक है, ये अपन ने ये अच्छा पॉइंट है, धार्मिक कट्टरता से निपटने में, सहिष्णुता के मूल्य विकसित करने में, ठीक है। सर्वधर्म संभाव, साझा सांस्कृतिक विरासत, ये सब चीज़ें लिखनी चाहिए। बादशाह के प्रति समर्पण वाली बात, ठीक है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जा सकता था और विधिवत बता सकते, काफ़ी गुंजाइश इस प्रकार के उत्तर में। फिर भी 7 नंबर, ठीक है। इनके नाम देने चाहिए थे कि फॉर एग्जांपल पेशवा, पेशवा क्या करता था, पंडित राव था, सारे नौबत, इसको समझाना चाहिए था यहाँ पर, है ना, कुछ इस तरह से। तो काफ़ी ठीक ठाक कहलाता, बट अधूरा ही उत्तर रह गया वो। अगला सेक्शन ज्योग्राफी है, ये है उसका क्वेश्चन पेपर, देखते हैं। एक उत्तर अभी हिस्ट्री का बाकी रह गया, 3E लिखा है आपने। रणनीतियाँ ये थी, सत्याग्रह, अफ्रीका में अहिंसा, अहिंसा पर उनका अत्यधिक विश्वास था, भारतीय परिस्थिति का अनुकूल भी था। अंग्रेजों की महत्वपूर्ण सामरिक स्थिति, आधुनिक शस्त्र, सैन्य प्रशासन इत्यादि वगैरह, उस दृष्टिकोण से भी अहिंसा ही बेस्ट था। साविनय अवज्ञा, ठीक है। जन भागीदारी, उनके रचनात्मक कार्य भी बता देते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसके माध्यम से वो सदैव जनता से जुड़े रहते थे, भले ही कोई आंदोलन चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो। इतना लंबा 30 वर्ष का काल, 32 वर्ष का काल जब हम देखते हैं उनका, तो उसकी वजह ये रचनात्मक कार्य ही थे उनके। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर है उत्तर, फिर भी अच्छा लिखा है। सेक्शन बी पर आ जाते हैं, ज्योग्राफी पर। क्वेश्चन पेपर देख, ज्योग्राफी का सेक्शन ये है, क्वेश्चन पेपर ये है। रिफ्ट घाटी पूछा था, ठीक है। बताना चाहिए था कि जब बीच के 2 हिस्से जो रहते हैं वो यथावत रहें, बीच का हिस्सा धंस जाए, रिफ्ट बनाता है, ठीक है। फिर भी 2 नंबर। पिरनीच पर्वत कहाँ पर है ये, अजरबैजान आर्मीनिया, गलत हो जाएगा ये। बाल्कन, सही है, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, चल जाएगा। अलियावट खलियावट गुजरात में, खंबात की खाड़ी नर्मदा नदी के द्वीप हैं, बढ़िया हैं। कोलोराडो की नदी से निर्मित ग्रैंड कैनियन, वेरी गुड, 3 में से 3 नंबर। नर्मदा नदी अमरकंटक से, जीवन रेखा, ठीक है। सुंदरवन भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है, वेरी गुड। पश्चिमी घाट गुजरात से तमिलनाडु तक स्थित है, वेरी गुड। काफ़ी अच्छे आंसर लिखे फिर भी 3 मार्क ज्योग्राफी में। मतलब का जलसंधि प्रशांत महासागर, तो उसे स्पेसिफाइड करना चाहिए था, ये सही लिखा सिंगापुर
में पड़ने वाला प्रमुख बंदरगाह है वो ठीक है, बट इसको बताना चाहिए कि अंडमान सागर और जो जावा सागर है ना उसको आपस में कनेक्ट कर दी, ठीक है। फिर भी नंबर देगा वो आपको। माउंट एल्ब्रुस यूरोप में स्थित है, 3 में से 3 मिल जाए क्योंकि ज़्यादा ऐसा स्पेसिफिक था नहीं। जेट स्ट्रीम ध्रुवीय क्षेत्र में एवं 60 डिग्री तक वायुमंडल में चलने वाली तीव्र, वायुमंडल में किस कहाँ पर, तो ऊपरी वायुमंडल में 12 से 14 किलोमीटर के बीच में तीव्र गति से चलने वाली हवाएं। रही बात है कि ध्रुवीय क्षेत्र में चलती हैं और 66 डिग्री पर, तो ऐसा नहीं है, ये पूरे में चलती हैं, यानी उत्तरी गोलार्ध से लेकर दक्षिणी गोलार्ध तक चलती हैं 90 डिग्री से लेकर के, बिल्कुल आपको ये मिल जाने वाली है 20 डिग्री तक। इसी कारण हमारे यहाँ बारिश होती है आधुनिक सिद्धांत के अनुसार, यानी मानसून आता है जेट स्ट्रीम वाली थ्योरी के अकॉर्डिंग। शिवालिक पर्वत श्रेणी सबसे कम ऊंची पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, ठीक है। सबसे कम ऊंची वाली बात नहीं है, यह है नवीन, है ना, हिमालय की सबसे नवीन यही कहलाती है। असम का राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इसमें मानस पूछा था आपसे, सिंदरी खनन क्षेत्र है, नहीं कारखाने के लिए जाना जाता है भारत का सबसे पहला। मालवा का पठार 2A। या वो सादी लिखा शायद, ये गलत है, आग्नेय कहलाएगा, है ना। इनके अपर्दन से भूभाग में स्थित 2A बहुत शॉर्ट में लिखा है। इसकी भौगोलिक स्थिति इत्यादि वगैरह देना चाहिए था। मध्य प्रदेश में कौन सी क्या कहती फसलें वगैरह वो बता सकते थे अपन, काली मिट्टी का महत्व वगैरह बता सकते थे, ठीक है, और बेहतर बनाया उसको। शैडो एरिया भारत में वर्षा मुक्त है, मानसून में बादलों के दौर वर्षा पहाड़ पर्वतों से जिसमें होती है, इसके विपरीत वाले इसमें जहाँ वर्षा उपलब्ध नहीं होती शैडो एरिया कहलाता। वेरी गुड। जैसे कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड बता देना चाहिए अपन को, है ना, सागर टीकमगढ़ छतरपुर वाला एरिया सही है, लेकिन अच्छा लिखा है ये। $50 वर्ड्स के लिए कहा गया है, ये काफ़ी शॉर्ट में लिख रहे हैं। जो खरीफ और रबी ये लिखा है आपने ना, इसमें ये बताना चाहिए कि वर्षा की कमी और अधिकता के कारण, यानी जिन फसलों को वर्षा की अधिक मात्रा चाहिए होती है अपन उनको खरीफ के तहत शामिल करते हैं, जो कि मानसून की वर्षा से हमको प्राप्त होती है। यही वजह कि उनको जुलाई के मौसम में बोया जाता है। थोड़ा सा इस टाइप से लिखना चाहिए था। बाकी ठीक लिखा, डेटा वगैरह आपने सही दिए कि इसके अंतर्गत ये आते हैं। 3 नंबर बल्कि 4 नंबर तक दिया जा सकता है इस पर। अक्षांश क्या है, पृथ्वी पर 36 काल्पनिक रेखाएं, वेरी गुड। अक्षांश कहलाती हैं विश्व, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अक्षांशों के बारे में ही पूछा था, काफ़ी अच्छे से अपन ने बताया। भारत इसमें पड़ता है, ठीक है, बता देते हैं कि मानसून इत्यादि मानसूनी जलवायु इत्यादि की दृष्टि से महत्वपूर्ण, तो भारत का एक संदर्भ जोड़ दिया करो, ठीक है। फिर भी काफ़ी अच्छा लिखा है। लौटता मानसून, लौटता मानसून सही नहीं लिखा है अपन ने, अच्छा नहीं है ये। अपन ने इसमें कारण बता दिया है कि 23 सितंबर के बाद से ये ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। मकर रेखा पर गर्मी और कर्क रेखा पर, तो ओल्ड थ्योरी कहलाती है, ठीक है। लौटता मानसून अपन ने बता दिया, तमिलनाडु वगैरह का जो क्षेत्र है वहाँ पर बारिश होती है, कितना क्या परसेंटेज होता है वो बता देते हैं, ठीक है। और बेहतर हो सकता था, सतही टाइप का या ऊपरी ऊपरी टाइप का आंसर थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है। मध्य प्रदेश का जल विभाजक बताना था अपन को, तो विंध्याचल पर्वत में भी अपन बता देते, कैमूर, बांडेर श्रेणी वगैरह इन चीज़ों को बताना चाहिए था।
हिमालय का महत्व, आर्थिक महत्व, प्राकृतिक अवरोधों का कम, साइबेरिया चैनल ठंडी हवाएं। वेरी गुड, वेरी गुड, काफ़ी अच्छा लिखा है अपन ने। ये 5 में से 5 तक दे सकता हूँ मैं, मुझे ऐसा लगता है। ये काफ़ी अच्छा लिखा है, ऐसे लिखिएगा आंसर। बहुत स्पेसिफाइड पॉइंट वाइज करके हेडिंग्स वगैरह बना के आपने दिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। फसलें वगैरह थोड़ी सी बता देते, अच्छा है ये उत्तर भी। प्रणलिकापर्जन क्या है, थोड़ी सा एक्सप्लेन करना चाहिए था, क्यों होता है, इससे उत्पन्न ये चीज़ें हैं, बीहड़ वगैरह बनते हैं, बट क्यों होता है ये चीज़ अपन ने एक्सप्लेन नहीं करी है, फिर भी ठीक है। भूकंप की पेटियाँ, देखिए इसमें भूकंप की पेटियाँ पूछा था तो आपने वर्ल्ड वार तो बता दिया, भारत के संदर्भ में थोड़ा सा बताना चाहिए था। मात्र अपन ने ये बताया है 5 प्रकार की पेटियाँ बनाई थी अपन ने, बाद में उसका कैटेगराइजेशन करके 4 कर दिया है। ये थोड़ा सा बताते कौन कौन से क्षेत्र पेटी नंबर 1 में आते, 2 में आते, सबसे कम वाला, कम संभावित क्षेत्र होता भूकंप का, उसको बताना चाहिए था भारत के अंदर में। फिर सबसे ज़्यादा वाला, तो ये पेटियाँ पूछा जा रहा था, उस हिसाब से थोड़ी सा कमज़ोर पड़ जाएगा उत्तर। फिर भी बाकी वर्ल्ड और इंडिया का एक एक एग्जाम्पल दिया है, चला लेगा वो। थर्ड क्वेश्चन है ये, मालवा का पठार, ठीक है। बुंदेलखंड का क्या फसल होती है बताना चाहिए, फुल स्टॉप। बघेलखंड का पठारों का महत्व, बाकी पठार आपने नहीं बताए हैं। रीवा पन्ना का पठार नहीं बताया, मध्य भारत का पठार वगैरह आपने नहीं बताया है। पठारों की ऊंचाई इतनी इतनी, ठीक है। बारामासी पर्यटन की संभावना अधिक है, मानसून समय पठारों से पानी की नहीं रुका, ठीक है। धूपगढ़ से जलप्रपातों के लिए प्रसिद्ध है। ये आपने पर्वत वाला एग्जाम्पल दे दिया है। देखिए यहाँ पर बताना ही चाहिए था पठारों का महत्व। पहली बात तो कृषि बताया आपने, मानसून बताया, पानी के संदर्भ में आपने बताया कि यहाँ जल अच्छी मात्रा में उपलब्ध होता है तो खेती अच्छी होती है। दूसरा आपको बताना चाहिए कि यहाँ पर अन्य प्रकार के जो खनिज होते हैं उनको निकाला जाता है। कहाँ पर कौन सा क्या खनिज होता है, मालवा के पठारों में कोई खनिज निकालते हैं या बुंदेलखंड बघेलखंड इत्यादि वगैरह, तो वो बताना चाहिए। डायमंड से कम से कम बता ही देना चाहिए था आपको। सिंगरौली बुंदेलखंड के पठार में नहीं पड़ता है। आर्थिक या सामाजिक या सांस्कृतिक पक्षों को प्रभावित करता है। थोड़ी सा इसको अच्छे से लिखिए, उतना अच्छा नहीं आया है ये। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, मैप थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए था, ठीक है। अपन ने लोकेट किया हुआ है, सिंध बताया, चंबल बताया, नर्मदा बताया है, सोन नहीं बताया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ताप्ती बताया हुआ है, ठीक है। जोला यहाँ पर दी, दक्षिण में बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है। ये गत वर्ष में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, काफ़ी ठीक है। फिर भी इसके अलावा एक और अपन को देख देना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ भी हैं जो इन प्रमुख नदियों की सहायक नदियाँ करके कहलाती हैं। उनमें से कुछ के नाम ये हैं, ऐसे करके अपन कंक्लूड कर देते। इस प्रकार से मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ढेर सारी नदियाँ निकलती हैं तो सब अन्य राज्यों से प्रवाहित होकर समुद्र में मिल जाती हैं। 6 पॉइंट अपन को बना देना चाहिए था, ठीक है। फिर भी काफ़ी अच्छा है, बिगिनिंग है और राइटिंग करेंगे तो सुधार आएगा उसमें।
भूकंपीय क्षेत्र, ठीक है। आपदाएं, आपदाओं को टाला नहीं जाता है, परंतु आपदा आने के बाद शमन की मिटिगेशन, वेरी गुड। नीति के आधार पर 3 स्टेजेस होती हैं, आपदा के पूर्व की अवस्था, आपदा के दौरान की अवस्था, आपदा के पश्चात की अवस्था। इसको थोड़ी सा समझाना चाहिए था कि आपदा के पूर्व में क्या तैयारी करते हैं, आपदा के दौरान क्या क्या करते हैं, आपदा के पश्चात में 3rd स्टेज में हम क्या क्या करते हैं। तो ये थोड़ी सा समझाना चाहिए था। प्रमुख आपदाएं दिया है, भूकंप दिया, सुनामी दिया, सूखा दिया, अतिवर्षा दिया, बाढ़ दिया, भूस्खलन दिया, चक्रवात दिया है, आगजनी वगैरह अपन बता सकते थे। ठीक है, काफ़ी अच्छा है, और एक्सप्लेन करना चाहिए था उसको। भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम कब का, उसके लिए अपन ने क्या प्रयास किया, उसके लिए कोई फोर्स वगैरह बनाई हुई है, उसको देख सकते थे अपन, बताते उसको तो काफ़ी अच्छा होता। शासन के द्वारा किए गए प्रयास में से आपने किसी को भी नहीं बताया। आपदा प्रबंधन अधिनियम 3 स्तरों पर होता है, केंद्र, राज्य और जिला स्तर पर होता है। जिला में कौन हेड होता है, तो ये बताना चाहिए था कि टॉप में PM, फिर राज्य में CM, जिला स्तर पर DM होता है। तो इस प्रकार से हम आपदाओं को न्यूनतम करने तथा उनमें होने वाली क्षति, जान माल की क्षति को कम से कम करने का प्रयास करते हैं, लोगों को अवेयर करने का प्रयास करते हैं। तो थोड़ा सा सॉल्यूशन वे में अपन को लिखना चाहिए था। अल्नीनो, लानीनो, अल्नीनो शाब्दिक अर्थ छोटा बच्चा, ठीक है। प्रशांत महासागर, दक्षिण अमेरिका, पश्चिम पेरू के समीप और जिसके कारण कुछ, वेरी गुड, बहुत अच्छा इंट्रो आपने बनाया हुआ है। छोटी बच्ची, ठीक है। ईसा का बेटा है, तैयारी बात है, ठीक है। भारतीय मानसून पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भारत में सूखा काल की स्थिति क्यों होता है, एल नीनो क्या होता है, इसको समझाना चाहिए। शाब्दिक अर्थ अपन ने सही बता दी है, पर उसके आगे की व्याख्या अपन ने नहीं की हुई है। किस प्रकार से हमारे मानसून को प्रभावित करता है और किस प्रकार से कमज़ोर करता है, ये बताना चाहिए था। समझा नहीं पाए अपन, मैप वगैरह दे सकते थे, एक आध वर्ल्ड मैप बना देते, कॉन्टिनेंट बना करके समझा सकते थे। थोड़ी सा कमज़ोर है तो इसको पढ़िएगा आप। चलिए, तो ये थे आपके नंबर जो हमने दिए, टोटल मार्क्स कर लेते हैं। ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आपके 96 मार्क्स आ रहे हैं। हिस्ट्री में आपके 88 आ रहे हैं। तो 96 प्लस 88 टोटल मार्क्स आपके हो गए 184 आउट ऑफ 300। बहुत ही उदार स्वरूप से जब मैंने मार्किंग की है तब आपके 184 आए हैं। मान लीजिए कोई टफ़ एग्जामिनर आपको मिल जाएगा तो सेम इसी प्रकार की राइटिंग में आपको 160 के आसपास तक भी पहुंचा सकता है। अभी शुरुआत है आपकी, इसलिए ज़्यादा नंबर मैंने काटे नहीं हैं। प्रयास ये किया है कि हाँ ठीक है, एक मिड वे में, एक जनरल वे में आपकी कॉपी को देखा जाए, है ना। फिर भी कॉपी में काफ़ी सुधार की गुंजाइश बाकी है। मैं यही चाहूँगा कि आप अपनी आंसर राइटिंग को और भी अधिक मात्रा में इम्प्रूव करिए। नंबर ठीक हैं और प्रैक्टिस करिए। लेखनी में अभी बहुत आप उसे परिष्कृत करने की गुंजाइश बाकी बचती है। इंग्लिश के कई बार वर्ड्स आपने यूज़ किए हुए हैं, थोड़ा सा एक बार उनको देखें, बार बार वो होगा तो एग्जामिनर शायद नंबर काट दे। स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखिए, हालांकि कम ही स्पेलिंग्स आपकी गड़बड़ है, बट फिर भी प्रयास कीजिए कि अच्छे से अच्छे रहें। ओवरऑल ये कहूँगा कि हाँ ठीक ठाक लिखा हुआ है, और बेहतर करिए और अच्छे नंबर आ सकते हैं।